गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, अर्थात हिंदी में हम इसको कहते हैं सत्ता की साझेदारी। मैं डॉक्टर के सिंह अब शुरुआत करता हूँ इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि पावर शेयरिंग हम कहते किसे हैं। तो पावर शेयरिंग इज़ अ टेक्निक टू शेयर the power at different levels. It is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other. India is an example of holding together federation where the power is shared between central government and different constituent states. ये बहुत क्लियर हो जा रहा है कि पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को शेयर करना। तो भारत में कैसे पावर को शेयर किया जाता है, जैसे भारत में कई सारे स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है। तो इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और यदि हमारे पास 400 रुपीज़ आया है सबको इक्वली डिवाइड करने के लिए, तो हमने सबको 10-10 रुपये दे दिए, अर्थात हमने यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। पैसे हमने 40 स्टूडेंट के बीच में 10-10 रुपये दे करके हमने 400 रुपये उनको बांट दिए। तो ये हुआ पावर शेयरिंग की सामान्य परिभाषा। अब हम आगे इसे एक एग्जाम्पल से देखेंगे और ये एग्जाम्पल है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका जो आप जानते हैं भारत के दक्षिण में एक आइलैंड है और भारत का पड़ोसी देश है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 श्रीलंका adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhalese supremacy over the Tamils. In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. अब देखिए क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है। आज़ाद होने के बाद में वहाँ पर सिंहली जो ग्रुप है उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। कैसे? 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें सिर्फ सिंहली को ही वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। आगे देखेंगे हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। In 1956, an act was passed which recognized Sinhala as the only official language. देख चुके हैं हम लोग पहले ही। Then Sinhala speakers were preferred both for university position and government job. अब आप देखते हैं कि जो सिंहला स्पीकर पीपल हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में भी प्रायोरिटी दी गई, साथ ही साथ उनको यूनिवर्सिटी के वहाँ के विश्वविद्यालयों में भी प्रायोरिटी दी गई। इसके बाद हम देखेंगे रीजंस, कौन कौन से इसके क्या कारण थे। फर्स्ट हुआ डोमिनेंस ऑफ सिंहलीज कम्युनिटी ड्यू टू मेजोरिटी। अब आप देखेंगे कि जहाँ पे मेजोरिटी है उस जनसंख्या का, किसी खास समुदाय का, उनकी बात यदि मानी जाती है तो यही है बहुसंख्यकवाद। इसको हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं, जिसका श्रीलंका में इस्तेमाल किया गया। आगे देखेंगे 1956 एक्ट मेड सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। Then preferential policies favoring Sinhalese in university position and jobs. Then state to protect and foster Buddhism. अब बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए स्टेट काम करेगा वहाँ पर। ये सारे वहाँ पर काम किए गए मेजोरिटेरियनिज्म को। अब हम ये देखेंगे कि वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, जरूरी क्यों है। जैसे कि हमने सबको इक्वली डिवाइड कर दिया 10-10 रुपीज़ 40 बच्चों के बीच में। अब ये कैसे यहाँ पर जरूरी है, क्यों आवश्यक है। आप देखेंगे यहाँ पर दो रीज़न हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न, कहता है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब देश के अंदर यदि 4 समुदाय हैं और यदि पावर शेयरिंग हम इक्वली करते हैं सबके बीच में तो कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। देन सेकंड, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को स्थायित्व भी प्रदान करता है। जब भी हम पावर शेयरिंग करेंगे तो सरकार स्थायित्व में आएगी। देन मोरल रीज़न, अब इसमें मोरल क्या है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की आत्मा है। साथ ही साथ पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। पीपल, लोगों का खुद का शासन है, लोग खुद ही अपने आप को गवर्न कर सकते हैं कि कैसे हम गवर्न करें पावर शेयरिंग के थ्रू। आगे हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर तो शेयर कर दिया गया, लेकिन इसके फॉर्म कैसे होंगे, किस तरीके से पावर शेयर किया जाएगा। पहला पॉइंट देखते हैं, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट।
आप जानते हैं कि सरकार के कई सारे अंग हैं, मुख्यतः 3 अंग हैं जिसको हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी कहते हैं। इन तीनों ऑर्गन के बीच पावर शेयर किया जाए। सेकंड है पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब लेवल में कौन होगा? सबसे ऊपर आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, बीच में स्टेट गवर्नमेंट होगा और सबसे नीचे होगा लोकल बॉडीज जैसे विलेज पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। देश के अंदर कई सारे सोशल ग्रुप होते हैं, सामाजिक समूह होते हैं, उनके बीच भी पावर का डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देश के राजनीतिक दलों के बीच में, दबाव समूह के बीच में और जो आंदोलन होते हैं उनके बीच भी पावर को शेयर किया जाता है। देन पावर शेयरिंग अमॉन्ग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी कीप अ चेक ऑन ईच अदर। दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच में पावर को बांट दिया गया। इसका फायदा क्या होगा कि तीनों के बीच संतुलन बना रहेगा, मतलब कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए कि वो बाकी के दूसरे के ऊपर अधिकार जमा ले, या कोई भी अकेले एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आ जाए एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इस कारण हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब इससे क्या होता है? इसे चेक एंड बैलेंस होता है, दोनों एक दूसरे को संतुलित करती है और एक दूसरे से संतुलित होती है। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। आप देखेंगे यहाँ पे जो तीनों है एक सीध लाइन में है, तो इसलिए इसको हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। अब देखिए पावर शेयर किया गया, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे वर्टिकल लाइन देखेंगे, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें नगर निगम, विलेज पंचायत वगैरह आता है, जिसको हम सेल्फ गवर्नेंस के भी रूप में हम जानते हैं। आगे देखते हैं हम। अंडर दिस अरेंजमेंट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन गिव्स स्पेस टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप। अब तीसरा पॉइंट है कि जो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है, देश के अंदर कई सारे सामाजिक समूह हो सकते हैं, उन सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा होगा। सेकेंड पॉइंट, इन दिस वे माइनॉरिटी कम्युनिटीज गेट अ फेयर शेयर इन पावर। देश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे, जिनकी संख्या बाकी समुदाय के रेस्पेक्ट में कम है, उन्हें भी पावर मिलेगा इससे। अब आगे देखते हैं। इन डेमोक्रेसी डिफरेंट पार्टीज कॉम्पीट टू कम टू पावर। नेक्स्ट, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं देश के अंदर, तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को एक कंपटीशन का मौका मिलेगा, पावर शेयरिंग के माध्यम से सबको आगे आने का मौका मिलेगा। देन इन केस नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, then 2 or more parties form an alliance to come to power and form coalition government। यदि मान लीजिए कि किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिल करके सरकार बनाते हैं, गठबंधन करते हैं, तो इसे हम कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार भी हम इसे कहते हैं। तो उनको मौका मिलेगा पावर शेयरिंग के माध्यम से। यदि पावर शेयर होगा तो डिफरेंट मल्टी पॉलिटिकल पार्टी को पावर मिलेगा, मौका मिलेगा सत्ता में साझेदारी करने का। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, ये चौथा हिस्सा था पावर शेयरिंग का, चौथा तरीका था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं 2 अलग अलग देशों का एग्जाम्पल। श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने देखा, अब हम देखेंगे बेल्जियम का एग्जाम्पल। बेल्जियम जो यूरोप का एक देश है और यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को बनाया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूरे विश्व भर में पेश किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम्युनिटी अलग अलग नहीं थी, हम देखेंगे कि यहाँ भी डिफरेंट कम्युनिटी थी, लेकिन एक जो प्रॉब्लम को का जो रिजोल्यूशन निकाला गया, एक जो उपाय निकाला गया, वो बहुत अच्छा निकाला गया, सबके लिए फ्रूटफुल रहा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेल्जियम इज अ फेडरल मोनार्की इन वेस्टर्न यूरोप। इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड host the European Union headquarters as well as those of several other major international organizations such as NATO.
Belgium covers an area of 30,528 kilometer, 11,787 square meter, and it has a population of about 11 million people. इतने लोगों की जनसंख्या है बेल्जियम, और कई सारे इंस्टीट्यूशन का मुख्यालय भी इसे बनाया गया है। आगे देखेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन। बेल्जियम में 59% डच स्पीकर्स रहते हैं, 40% ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 1% हैं जर्मन पीपल जो जर्मन बोलते हैं। देन यहाँ की राजधानी में अलग कॉम्पोजिशन है, ये पूरे के पूरे बेल्जियम की का कॉम्पोजिशन है। और ब्रुसेल्स में हम देखते हैं कि 20% डच स्पीकर्स और 80% फ्रेंच स्पीकर्स रहते हैं। वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स का अलग कॉम्पोजिशन बनता है। आगे देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम, किस तरीके से वहाँ पर एकोमोडेट किया गया। First, Constitution of Belgium states that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in central government. बांट दिया गया, जितने डच हैं और जितने चाहे फ्रेंच हैं उनके मिनिस्टर इक्वल रहेंगे केंद्रीय सरकार में। मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनोमी दी गई, थोड़ी सी स्वतंत्रता स्वायत्ता दी गई कई सारे पॉलिसी मेकिंग में। देन ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच ईच पार्टी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल्स में एक बिल्कुल अलग तरीके की गवर्नमेंट बनी, राजधानी है और वहाँ पे 80-20 का रेशियो है, और इस वजह से कि दोनों में से दोनों समुदायों की यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन हो पाए, इसलिए यहाँ पे एक अलग तरीके का गवर्नमेंट बना है। There is a third king of government called community government which is elected by the people belonging to one language community। अब देखिए कई सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ हो सकते हैं कि एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में हो, एक मेजोरिटी में हो, तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी की जो बातें हैं वहाँ पर रखी नहीं जाएंगी, उनकी भी बातों को मान्यता देने के लिए वहाँ पर सेपरेट लोकल बॉडीज़ को गवर्नमेंट के तौर पे मान्यता दिया गया। ये सारे काम ऐसे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि बेल्जियम ने अपने देश में किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट को रोक लिया है। श्रीलंका का एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं, आगे भी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। श्रीलंका ऑफिशियली द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया। Known until 1972 as Ceylon, Sri Lanka has maritime borders with India to the northwest and the Maldives to the southwest. इसके साउथ वेस्ट में मालदीव है और नॉर्थ वेस्ट में इंडिया है। पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, और ये एक द्वीपीय राज्य है, एक द्वीपीय कंट्री है। एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ पे ये है कि वहाँ पर सिंहला जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो 74% हैं, 18% तमिल हैं, जिसमें से कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदूज़ हैं। इसके अलावा बाकी के जो 7% हैं वहाँ पे वो क्रिश्चियन हैं। तो कई अलग अलग समुदाय के लोग, कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते हैं, वो वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है। फिर से हम रिपीट करेंगे पुरानी चीज़ों को। श्रीलंका इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स टू एस्टैब्लिश मेजोरिटेरियनिज्म इन 1956। An act was passed to recognize Sinhala as only official language of Sri Lanka. The preference was given to the Sinhala applicants for university position and government. Moreover, government of Sri Lanka was insensitive to तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब वहाँ की सरकार ने तमिल लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ाने के प्रति बिल्कुल पीछे हट गई, उन्होंने उसे आगे नहीं बढ़ाया और कह सकते हैं कि सौतेला व्यवहार किया। अब देखते हैं गृह युद्ध किसे कहते हैं, द सिविल वॉर। बच्चों, जब एक ही देश के अंदर रहने वाले 2-3 कम्युनिटी आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, तो इसे हम गृह युद्ध कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। ये एक फोटोग्राफ से आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं सिविल वॉर को। और आगे हम देखेंगे बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। The distrust between the two communities turned into widespread conflict.
Then it soon turned into a civil war. As a result, thousands of people were forced to leave the country. This civil war is still going on. श्रीलंका के अंदर एक गृह युद्ध चला जिसमें तमिल और सिंहली बहुत समय तक खून खराबा हुआ, मारकाट और हिंसा हुई, और इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी जारी है और लंबे समय तक चलते आई है। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए।